हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का यूट्यूब के पाल एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं के भौतिक विज्ञान में प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन को पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन में प्रकाश को देखा, प्रकाश के परावर्तन, उनके नियम को देखा। आज हम लोग दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध से लेकर प्रकाश का जो परावर्तन का भाग है वो पूरे के पूरे हिस्से को देखेंगे। यदि पिछले वीडियो को यदि आपने अभी तक नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं, या आप फिर प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में क्लास 10 फिजिक्स ढूंढेंगे, आपको मिल जाएगा। दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। देखिए कि जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है, दर्पण का जो द्वारक होता है वह वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। नोट, यह संबंध अवतल तथा उत्तल दर्पण दोनों के लिए लागू होता है। देखिए यहाँ दे रहा है कि दर्पण का द्वारक। आप जानते हैं कि दर्पण का जो परावर्तक तल होता है, उसके परावर्तक तल के व्यास को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। आइए यहाँ पहले अवतल दर्पण के लिए देखें। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण M1 M2, यहाँ आपको दर्पण दिखाया गया है M1 व M2, जिसका ध्रुव P है, जिसका ध्रुव P आपको दर्शाया गया है। फोकस F तथा वक्रता केंद्र C। यदि फोकस दूरी PF, P से F तक की जो दूरी है F हो, स्मॉल f से दर्शाया गया है, तथा वक्रता त्रिज्या PC, P से R तक की दूरी जो है वह आपको R यहाँ दर्शाया गया है, तो आपका जो सूत्र होता है F बराबर R/2, या फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। देखिए इसका जो डेरिवेशन है अब सिलेबस से हटा दिया है, लेकिन यदि आप कमेंट्स करेंगे कमेंट बॉक्स में कि हमें इसका डेरिवेशन भी चाहिए, तो हम इसका डेरिवेशन का वीडियो भी बना देंगे। तो ये याद रखिएगा कि फोकस दूरी F बराबर R/2 या फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2, यानी फोकस दूरी जो होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। उत्तल दर्पण में भी सेम वही होती है। उत्तल दर्पण, माना कि M1 M2 एक उत्तल दर्पण है, यहाँ M1 और नीचे आपका M2 यहाँ दर्शाया गया है कि M1 व M2 आपका एक दर्पण है जिसका ध्रुव P है। यहाँ P इसके ध्रुव को दर्शाया गया है। फोकस F, इसके फोकस F को दर्शाया गया है, तथा वक्रता केंद्र C है। इससे भी आपका यही फार्मूला बनेगा F बराबर R/2, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यही चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब गोली दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों को खींचने के नियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यदि आपको प्रतिबिंब बनाने के नियम पता नहीं है तो आप समझिए कि प्रकाश के परावर्तन या लाइट में कुछ भी नहीं जानते हैं। 3 नियम होते हैं। इन 3 नियमों को आप गौर से एक बार समझ लीजिए। नहीं समझ में आया, आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट करिए कि सर यहाँ समझ में नहीं आया, फिर उसको मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझाने के लिए। यहाँ देखिए कि गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों को खींचने के नियम। देखिए, किसी वस्तु का दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए निम्नलिखित 3 नियम हैं। प्रतिबिंब की स्थिति निर्धारित करने के लिए इनमें से कोई 2 नियमों का प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान रखें कि गोलीय दर्पण द्वारा उत्तल हो या अवतल, उसके द्वारा प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम हैं। लेकिन जब प्रतिबिंब की स्थिति का निर्धारण करना होता है तो उसमें से केवल 2 नियमों का ही प्रयोग करते हैं। इसमें पहला नियम है, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस में से या तो होकर जाती है
होकर जाती है अवतल दर्पण में या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यानी ध्यान रखें कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के फलस्वरूप मुख्य फोकस में से या तो होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। यहाँ देखिए ध्यान से समझिए, मुख्य ये दर्पण है आपका, फिगर को ध्यान से समझिएगा। ये देखिए आपका M1 और M2 आपका ये जो दर्पण है, ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण गई और परावर्तनीय टकराने के बाद से यह मुख्य फोकस से होकर क्या करती है, निकलती है। यहाँ पर भी मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण गई परावर्तन के फलस्वरूप इधर से निकली, लेकिन ऐसा एहसास हो रहा है कि यह मुख्य फोकस पर जाकर क्या कर रही है, मुख्य फोकस से ही आती हुई प्रतीत हो रही है। ये ध्यान रखिएगा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के फलस्वरूप हमेशा मुख्य फोकस से ही होकर गुजरेगी या गुजरती हुई मतलब आती हुई प्रतीत होगी। इतना याद रखिएगा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के फलस्वरूप मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। दूसरा नियम, मुख्य फोकस में से होकर जाने वाली अवतल दर्पण में या मुख्य फोकस की ओर आने वाले उत्तल दर्पण में जो किरण होती है दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये तो मान लीजिए आपके जो किताब की भाषा है वो किताब की भाषा होगी। ये ध्यान रखिएगा कि मुख्य फोकस में से होकर जाने वाली जो प्रकाश किरण होती है वह परावर्तन के फलस्वरूप मुख्य अक्ष के समांतर होती है। यानी जब मुख्य फोकस से होकर जा रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है, और जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से होकर जा रही है तो परावर्तन के फलस्वरूप मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। एक कंडीशन याद रखिएगा। देखिए जब मुख्य अक्ष के समांतर गई थी तो परावर्तन के फलस्वरूप मुख्य फोकस से गुजरी थी, और जब उसी प्रकाश किरण को अब यदि हम मुख्य फोकस से गुजार रहे हैं तो वह परावर्तन के फलस्वरूप मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। यहाँ पे देखिए कि मुख्य अक्ष के समांतर, यहाँ देखिए कि मुख्य फोकस पे गई है प्रकाश किरण ना, तो यहाँ परावर्तन के फलस्वरूप मुख्य अक्ष के आपकी समांतर होती हुई प्रतीत हो रही है। तीसरा कंडीशन है, जब वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली यानी अवतल दर्पण में या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाले उत्तल दर्पण में किरण परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती है। यहाँ देखें कि जब प्रकाश किरण को हम वक्रता केंद्र से भेजे हैं तो वह टकराने के बाद से देखिए इधर से आई और टकराने के बाद पुनः अपने ही मार्ग में चली गई। यहाँ पे देखिए कि वक्रता केंद्र यानी सी पे जो आने वाली किरण है परावर्तन के फलस्वरूप अपने ही मार्ग में वापस चली गई। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि 3 कंडीशंस हैं, वो तो आपकी किताबी भाषा में, लेकिन तीनों कंडीशन याद रखिएगा। जब प्रकाश किरण, ध्यान सुने, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के फलस्वरूप मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। दूसरा कंडीशन, यदि प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तो परावर्तन के फलस्वरूप मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और तीसरा कंडीशन, यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र सी से होकर गुजरती है तो परावर्तन के फलस्वरूप अपने ही मार्ग में वापस चली जाती है। ये तीनों कंडीशंस आप याद रखिएगा, और जब भी प्रतिबिंब बनाने की बात होगी तो तीनों में से किसी 2 का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ से वस्तु के प्रतिबिंब बनने की स्थिति प्रारंभ होती है। यहाँ है कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। 6 कंडीशंस हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। 6 में 3 आप देखिए कि कैसे मैं कंपेयर करके तुलनात्मक बताता हूँ कि 3 से आप 3 को कैसे कंपेयर कर लेंगे। जब वस्तु अनंत पर हो, पहला कंडीशन, जब वस्तु बहुत दूरी पर हो, तो जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत दूरी पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस तल में वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा बनता है। कोई भी जानता है जब वस्तु अनंत पर होगी तो उसका प्रतिबिंब छोटा ही होगा। बहुत दूर कोई चीज़ है तो देखेंगे आपको छोटा ही दिखाई देगा। अब देखिए कि चित्र के माध्यम से यहाँ दर्शाया गया है कि एक वस्तु है ओ डैश, और देखिए कि यहाँ पे प्रकाश किरणें यहाँ से निकली है, पता नहीं क्यों स्क्रीन नीचे चला रहा, और यहाँ पे भी देखिए कि आपके 2 प्रकाश किरणें हैं। एक को वक्रता केंद्र सी से भेजा गया है
तो आप जानते हैं कि जो वक्रता केंद्र सी से होके गुजरेगी तो परावर्तन के फलस्वरूप अपने ही मार्ग में वापस चली आएगी। देखिए यहाँ से गई है और यहाँ से वापस चली आई, ये कंडीशन याद रखना। दूसरी प्रकाश किरण को हमने मुख्य फोकस से भेजा, यानी मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के फलस्वरूप मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी कंडीशन जब तक याद नहीं रहेगा तब तक आप प्रतिबिंब नहीं बना पाएंगे। अब देखिए ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर यहाँ पे काट रही हैं वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसे मिला देते हैं आई आई डैश, यानी इमेज जो बना ओ ओ डैश, यानी ऑब्जेक्ट जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब आई आई डैश यहाँ पर बना। यानी जब वस्तु अनंत पर होगी तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के ही सामने वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा कहाँ पर बनेगा, फोकस तल में बनेगा। दूसरा कंडीशन है वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच हो। थोड़ा सा और आगे लाए हमने, अनंत था, अनंत से थोड़ा और आगे लाए, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखे। जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस F तथा वक्रता केंद्र C के बीच में वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। अब देखिए कि यहाँ पर भी हमने पहली प्रकाश किरण को देखे कि अनंत से लाए वस्तु को वक्रता केंद्र और C के बीच में हमने क्या कर दिया, रख दिया। जब यहाँ हमने रखा तो वह मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश किरण चल रही है तो परावर्तन के फलस्वरूप मुख्य फोकस से होकर गुजरी। ये तो कंडीशन पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर गई तो वस्तु मुख्य फोकस से होकर गुजरी। दूसरी, हमने जब वस्तु को वक्रता केंद्र से भेजा तो परावर्तन के फलस्वरूप अपने ही मार्ग से वापस चली है। अब देखिए कि ये मिल कहाँ रही हैं, जिस बिंदु पर मिल रही हैं वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा आई आई डैश। अब देखिए कि कंडीशन भी देखिए कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। तीसरा देखिए, वस्तु वक्रता केंद्र पर जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र C पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही वास्तविक उल्टा तथा आकार में वस्तु के बराबर बनती है। अब देखिए जब वस्तु को वक्रता केंद्र C पर ही रखा गया है, यहाँ पे वक्रता केंद्र C पर ही रखा गया तो मुख्य अक्ष के समांतर जब वस्तु को भेजे तो परावर्तन के फलस्वरूप आपका मुख्य फोकस से गुजरा। दूसरी प्रकाश किरण को हम मुख्य फोकस F से भेजते हैं तो परावर्तन के फलस्वरूप देखिए कि आपका मुख्य अक्ष के समांतर हो गया है। यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर हो गया है, इस पे पेन नहीं चलेगा। ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। तो यहाँ पे देखिए कि किस बिंदु पे, बिंदु F पर भी ये वस्तु क्या कर रही है कि एक दूसरे को काट रही, सॉरी यहाँ पे क्या कर रही है कि एक दूसरे प्रकाश किरण को देखिए मुख्य अक्ष के समांतर गई, मुख्य फोकस से गुजरी थी, यहाँ आई और दूसरी को जब हमने मुख्य फोकस से भेजा तो परावर्तन के फलस्वरूप यहाँ पे आई जिस बिंदु पे काटा। यानी जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वास्तविक उल्टा तथा आकार में वस्तु के बराबर बनता है। अब तीन कंडीशंस आपने देखा कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब आपने देखा कि फोकस तल F पर वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। जब वस्तु को थोड़ा और आगे बढ़ाए आप वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखें तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। तीसरी परिस्थिति में आपने देखा कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर ही रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। अब देखिए कि चौथी स्थिति, अब वस्तु को और आगे लाते हैं। अब हम वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में, जब वस्तु को मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तब वहां पर उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। देखिए जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C तथा अनंत के बीच में वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। अब देखिए जब वस्तु को वक्रता केंद्र C
वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच में यहाँ वस्तु को रखे तो यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण गई, तो परावर्तन के फलस्वरूप मुख्य फोकस से गुजरी, और दूसरी प्रकाश किरण को जब आपने मुख्य फोकस से भेजा तो परावर्तन के फलस्वरूप मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो वह देखिए कि यहीं पर आकर क्या कर रही है, काट रही है, यहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब आपका बना। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब वस्तु यहाँ देखिए, यहाँ वक्रता केंद्र सी तथा अनंत के बीच, वक्रता केंद्र सी तथा अनंत के बीच में वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। ध्यान रखिएगा, जब वस्तु को आप वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखे थे तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बना था। दूसरे कंडीशन को देखिएगा, और यहाँ पर जब वस्तु को आपने वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच में बनता है। एकदम सेम उसी का अपोजिट हो जाता है। पांचवा प्रतिबंध देखिए, जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो। अब देखिए, जब अनंत पे था तो उसका प्रतिबिंब फोकस एफ पर बना था, तो ये कन्फर्म है कि जब वस्तु फोकस एफ पर होगा तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। क्या देखिए, जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस एफ पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। यहाँ देखिए कि जब वस्तु को हमने फोकस एफ पर रखा तो यहाँ देखिए मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण गई, परावर्तन के फलस्वरूप मुख्य फोकस एफ से गुजरी। फिर से दूसरी प्रकाश किरण को हमने यहीं से वक्रता केंद्र सी से यहाँ पे भेजा तो इधर गई, परावर्तन के फलस्वरूप अपने ही मार्ग से वापस चली आई, और ये फैलती ही जा रही हैं, कहीं भी मिलने का इनका चांस नहीं है, मतलब मिलेगी लेकिन अनंत पर मिलेंगे। तो देखिए कि जब वस्तु अनंत पर थे तो उसका प्रतिबिंब फोकस एफ पर बना, और जब वस्तु फोकस एफ पर है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ये क्लियर हो गया। जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में थी तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बना, और जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। छठवां है, वस्तु को थोड़ा और आगे बढ़ाएं, वस्तु ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में हो। अब देखिए, फोकस एफ तथा ध्रुव के बीच में रखते हैं। जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने ध्रुव पी तथा फोकस एफ के बीच स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। एक ही स्थिति है जिसमें वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, वह स्थिति है जब वस्तु को ध्रुव पी एवं फोकस एफ के बीच में रखते हैं तो उस परिस्थिति में आपका जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी बनता है। देखिए, यहाँ पे वस्तु है ओ डैश, पहले मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण को भेजे तो परावर्तन के फलस्वरूप मुख्य फोकस से होकर गुजरी। देखिए, ओ डैश से ए तक भेजे मुख्य अक्ष के समांतर, और यहाँ से परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। दूसरी प्रकाश किरण को देखिए, वक्रता केंद्र से भेजा गया तो इधर आपकी पूरी फैलती ही जा रही हैं, तो इसलिए इसको आगे बढ़ाया गया कि जहाँ पे कहीं ना कहीं मिल जाए, तो यहाँ पे जहाँ पे मिलते हैं वहीं पे वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये 6 प्रतिबंध हैं। 6 प्रतिबंधों में से एक प्रतिबंध अवश्य पूछता है हर वर्ष। अब है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। कुछ किताबों में एक प्रतिबंध, जबकि एनसीईआरटी ने गवर्नमेंट ने अलॉट किया तो उसमें 2 प्रतिबंध दिया है, तो हमें 2 प्रतिबंधों को पढ़ना है। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस एफ पर दर्पण के पीछे आभासी, सीधा व वस्तु से अत्यंत छोटा बिंदु के आकार का बनता है। यहाँ देखिए कि आपका यह उत्तल दर्पण बनाया गया है। अब देखिए कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें गई हैं। अब देखिए कि यह वस्तु है ओ डैश, यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के फलस्वरूप इधर गुजरती, डॉट डॉट ऐसा प्रतीत होता, फोकस एफ पे जाएगी तो कन्फर्म है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें आपको फोकस एफ पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। यहाँ जो प्रकाश किरण है ये भी परावर्तित होकर डॉट डॉट ये फोकस एफ पर मिल रही हैं। तो यह बिंदु के आकार की प्रतिबिंब बनने की स्थिति होती है। जब वस्तु अनंत पे होती है तो इसमें भी आपका फोकस एफ पर ही बनता है बिंदु के आकार का, उसमें छोटा बनता है जबकि इसमें आपका बिंदु के आकार का बनता है। दूसरा है अनंत तथा दर्पण के ध्रुव पी के बीच।
जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे P तथा F के बीच आभा से सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। यहाँ देखिए कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो प्रकाश किरण है परावर्तन के फलस्वरूप आपका परावर्तित होकर निकलती है। दूसरी को हमने यहाँ देखिए वक्रता केंद्र C से भेजा, तो आप जानते हैं परावर्तित होकर अपने ही मार्ग में वापस चली जाती है। तो यहाँ देखिए जिस बिंदु पर ये मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत होती है, वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए इसी को शॉर्ट फॉर्म में बनाया गया है। अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में जो प्रतिबिंब है, वस्तु जब अनंत पर होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस तल में वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। दूसरा, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में है तो उसका प्रतिबिंब फोकस F तथा वक्रता केंद्र C के बीच में वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। तीसरा कंडीशन से जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही वास्तविक उल्टा तथा आकार में वस्तु के बराबर बनता है। चौथा है, जब वस्तु फोकस F तथा वक्रता केंद्र के बीच में स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C तथा अनंत के बीच में वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। पांचवा है, फोकस F पर जब वस्तु फोकस F पर होती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। छठवां है, दर्पण के ध्रुव P तथा फोकस F के बीच में स्थित होते तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी वस्तु से बड़ा तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। ये अवतल दर्पण का है और ये उत्तल दर्पण के लिए जो स्थिति है उसे देख ली। उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा अपेक्षिक साइज। जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस F पर दर्पण के पीछे आभासी, सीधा एवं वस्तु से अत्यंत छोटा यानी बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बनता है। दूसरा है कि जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच हो यानी P तथा F के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। अब देखिए कि दूरियां मापने की जो ज्यामिति चिन्ह की जो परिपाटी है उसे हम कैसे जानेंगे। यहाँ देखिए, प्रकाश में दर्पणों एवं लेंसों की फोकस दूरियां वस्तुओं तथा प्रतिबिंबों की स्थितियां तथा आकार इत्यादि को व्यक्त करने के लिए भिन्न भिन्न चिन्ह परिपाटियों का उपयोग किया गया है। इनमें सबसे सरल निर्देशांक ज्यामिति की परिपाटी है। यहाँ देखिए कि दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती है। ध्यान रहे, हमेशा अगर आपका दर्पण जो भी चीजें बनी है हमेशा प्रकाश किरणें बाईं ओर से ही डाले जाएंगे। ये वस्तु जो होगी ये हमेशा बाईं ओर से जाएंगे। ये चीज ध्यान रखना चित्र बनाने में। अर्थात वस्तु बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा कंडीशन, समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं। दर्पण जो समस्त दूरियां होती दर्पण के ध्रुव P से मापी जाती। तीसरा, दर्पण के ध्रुव P मूल बिंदु लिया जाता तथा मुख्य अक्ष XH ली जाती है। ध्रुव से गुजरने वाली तथा मुख्य अक्ष के लंबवत रेखा Y अक्ष कहलाती है। यानी जो क्षैतिज रेखा आपकी होती है वह आपकी X अक्ष कहलाती है, जो ऊर्ध्वाधर होती है यह आपकी Y अक्ष कहलाती है, यह आपकी X अक्ष होती है। चौथा है, मुख्य अक्ष के अनुदिश ध्रुव से दाईं ओर नापी जाने वाली दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं तथा ध्रुव के बाईं ओर ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। यानी आपका कह रहा है कि मुख्य अक्ष के अनुदिश यह जो आपका है, यानी जो आप जानते हैं कि ये ध्रुव है। अब देखिए कि इधर की जो दूरियां होती है या आपकी प्लस होती है, ये धनात्मक होती है। फिर से बनाते हैं, यह मूल बिंदु है। इधर की जो दूरियां होती है 1 2 3 4 जो भी होती है धनात्मक होती है। इधर की आपकी -1 -2 -3 -है। इधर की जो भी दूरियां रहेंगी ऋणात्मक, ऊपर की जो भी दूरियां रहेंगी आपके वह आपकी धनात्मक होंगे और नीचे की जो दूरियां होंगी वह हमेशा आपके ऋणात्मक होंगी। यानी आपको ध्यान रखना, दाईं तरफ की जो दूरियां होंगी वह हमेशा धनात्मक, बाईं ओर की दूरी हमेशा ऋणात्मक, ऊपर की दूरी हमेशा प्लस, नीचे की दूरी हमेशा माइनस। यानी दाईं ओर समझिए, दाएं हाथ से अगर कहीं युद्ध कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, कोई भी चेकर दायां हाथ आपका
खुला है उससे लड़ना है तो हमेशा प्लस में रहेंगे, लेकिन बायां हाथ अगर खाली है तो वहां माइनस में पड़ जाते हैं। पांचवा है प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाइयां मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर धनात्मक, यहाँ बता दिया गया, पहले बता दिया मैंने, और नीचे की ओर अगर कोई प्रतिबिंब रहेगा तो उसको ऋणात्मक लेते हैं। नोट, इन नियमों के आधार पर उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगी। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक तथा अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। सीधे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन धनात्मक तथा उल्टे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन ऋणात्मक होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों नोट्स को याद रखिएगा। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा प्लस, अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस होती है। सीधे प्रतिबिंब है तो धनात्मक है, अगर उल्टे प्रतिबिंब है तो ऋणात्मक होती है। यह चित्र के माध्यम से मैंने समझाया भी है कि ऊपर की ओर की जो दूरी रहेंगी आपका वह हमेशा धनात्मक, दाईं ओर की दूरी हमेशा प्लस, बाईं ओर की दूरी माइनस, और नीचे की जो दूरी होगी आपकी ऋणात्मक होगी। अब देखिए गोली दर्पण के लिए U V तथा F में संबंध, ये पिछले वर्ष ही इसके डेरिवेशन को सिलेबस से हटा दिया है। यदि आप इच्छुक हैं इसके डेरिवेशन को जानने के लिए, या 11th में आपको पढ़ना ही है, अगर इच्छुक हैं तो आप कमेंट करिए कि सर हमें F बराबर R/2 तथा 1/F इज इक्वल 1/V प्लस 1/U के डेरिवेशन चाहिए, तो मैं इन दोनों का डेरिवेशन एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दे दूंगा। अवतल दर्पण के लिए माना कि वस्तु O डैश की दर्पण के ध्रुव से दूरी PO बराबर आपका -U है। यहाँ देखिए चित्र भी दर्शाया गया है। यहाँ देखिए माना कि वस्तु O डैश की दर्पण के ध्रुव से दूरी PO बराबर -U है। यहाँ देखिए ये दर्पण का ध्रुव P है, P से O डैश तक की जो दूरी है वह आपकी U है। हमने बताया कि बाईं तरफ की जो दूरियां होंगी हमेशा ऋणात्मक होंगे, अगर दाहिनी तरफ है तो हमेशा धनात्मक, यानी दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी U होती है। इसको ध्यान रखिएगा, तभी आप न्यूमेरिकल लगा पाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल भी मैं सॉल्व कराऊंगा। दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को U कहते हैं। फिर कह रहा कि प्रतिबिंब I की दूरी PI बराबर -V, यानी दर्पण के ध्रुव से, ये जो दर्पण का ध्रुव P है, यहाँ से जो ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब तक की दूरी को भी कहते हैं। दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी PC बराबर आपका -R, दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है यानी P से C तक की जो दूरी है उसे हम R कहते हैं। तथा दर्पण की फोकस दूरी PF बराबर -F है। अब देखिए दर्पण की फोकस दूरी जो आपकी PF है, P से F तक की जो दूरी है वह आपकी -F है। अब देखिए U V तथा F के बीच एक संबंध है जिसे दर्पण सूत्र द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। 1/F इज इक्वल 1/V प्लस 1/U होती है। इसी के आधार पे आपके लगभग सभी न्यूमेरिकल लगेंगे। इसे आप अच्छे से तैयार कर लिए, अगर ज़रूरत रहेगा तो फिर मैं इसका डेरिवेशन भी डाल दूंगा। उत्तल दर्पण के लिए जो सूत्र है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण से वस्तु की दूरी ऋणात्मक यानी PO बराबर आपका -U। देखिए उत्तल दर्पण के लिए दर्पण के ध्रुव जो P है, यहाँ से वस्तु यहाँ पे है तो यहाँ तक की दूरी को आप -U लिखेंगे। फिर अब परंतु उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी प्रतिबिंब की दूरी तीनों धनात्मक होती है, यानी PC बराबर R+। ये देखिए PC दर्पण के ध्रुव से यहाँ C तक की दूरी को आप +R लिखेंगे। फिर आपका दे रहा है कि दर्पण के ध्रुव P से F तक की दूरी, तो आपका F हो जाएगा। दर्पण के ध्रुव P से I यानी प्रतिबिंब तक की दूरी आपकी V हो जाएगी। उत्तल दर्पण के लिए भी U V तथा F के बीच एक संबंध है जिसे दर्पण सूत्र कहा जाता है। वही फार्मूला है 1/F इज इक्वल 1/V प्लस 1/U, दोनों के लिए होता है। अब बात आती है संयुग्मी फोकस। इसको भी कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ चुका है, कई बार कंपटीशन वाले एग्जामों में भी इसको पूछता है।
उन दो बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहते हैं जिनमें से एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, अर्थात I पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब O पर तथा O पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब I पर बनता है। अतः O तथा I संयुग्मी फोकस अथवा संयुग्मी बिंदु कहलाते हैं। यानी जब आप देखते हैं कि जब वस्तु को हम फोकस F पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, और जब अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस F पर बनता है। ये भी एक संयुग्मी बिंदु है आपका। यह नोट में, यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने रखी है तब उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तथा आभासी होता है। अतः प्रतिबिंब के स्थान पर वस्तु रखने से परावर्तन नहीं होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि संयुग्मी फोकस केवल अवतल दर्पण में ही संभव है, उत्तल दर्पण में नहीं। एक उदाहरण मैंने दे दिया ना कि जब फोकस F पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, और जब अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब फोकस F पर बनता है। जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र C तथा अनंत के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C तथा फोकस F के बीच में बनता है, और जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र C और F के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच में बनता है। यही आपका संयुग्मी फोकस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है। फिर बात आती है रेखीय आवर्धन के। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन m कहते हैं, जबकि दोनों लंबाइयां मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई हो। यहाँ नोट में देखिए, चूंकि मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां धनात्मक तथा नीचे की दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं, अतः सीधे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन धनात्मक तथा उल्टे प्रतिबिंबों के लिए ऋणात्मक होती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। यानी रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, यानी वस्तु की लंबाई बटे प्रतिबिंब की लंबाई। आप कितने लंबे हैं, आपका इमेज कितना बड़ा बन रहा है, इन दोनों के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन m बराबर I अपन O या m बराबर I अपन O इज इक्वल माइनस V अपन U भी होता है। यानी एक सूत्र ये भी होता है कि रेखीय आवर्धन m बराबर दर्पण के ध्रुव से, यानी V क्या होता है, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी बटे दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी। याद रखिएगा, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को V और दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी U होती है। नोट में यहाँ है, उत्तल दर्पण के लिए भी आवर्धन का यही सूत्र होता है। ये देखिए आपका चित्र भी दर्शाया गया है, इसका भी डेरिवेशन पहले था, कराते भी थे हम लोग। यह देखिए कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण गई है, यानी आप देख रही है वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात को ही हम कहते हैं रेखीय आवर्धन। यानी प्रतिबिंब ऊपर और वस्तु आपकी नीचे। देखिए प्रतिबिंब की लंबाई आपका ऊपर और वस्तु की लंबाई नीचे, I अपन O। अब देखिए दर्पण की पहचान। दर्पण की पहचान कैसे करते हैं? हमने ये सोचा कि परावर्तन वाले पार्ट को खत्म कर दें, फिर अपवर्तन वाले पार्ट को अगले वीडियो में बनाएंगे। देखिए दर्पणों की पहचान। दर्पण की पहचान दो प्रकार से कर सकते हैं, एक स्पर्श करके और एक होता है हम देख करके या प्रतिबिंब के माध्यम से। देखिए इस विधि के द्वारा छोटी वक्रता त्रिज्या वाले दर्पण पहचाने जाते हैं। इसके लिए लकड़ी का एक पैमाना दर्पण के ऊपर रखते हैं। यदि पैमाना दर्पण को सब जगह स्पर्श करे तो दर्पण समतल है। जैसे लकड़ी एक ले लीजिए और उसके ऊपर आप ऐसे खिसकाइए ऊपर से, यदि हर जगह समतल है, बराबर स्पर्श कर रहा है तो वो समतल दर्पण है। दूसरा कंडीशंस है, यदि पैमाना दर्पण को किनारे पर स्पर्श करे तथा दर्पण के बीच का कुछ भाग दबा रहे तो वह अवतल दर्पण है। यदि बीच में दबा है और किनारे पर उठा है तो वह है आपका अवतल दर्पण। तीसरा, यदि पैमाना दर्पण के बीच के भाग को स्पर्श करे तथा किनारे पर उठा रहे तो वह दर्पण उत्तल हो गए। यानी बीच में उठा हो, किनारे पे दबा हो तो वह आपका उत्तल दर्पण होता है। अब देखिए दूसरा है, प्रतिबिंब को देखकर कैसे पहचानेंगे। यदि किसी वस्तु को दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखने से प्रतिबिंब सदैव वस्तु के बराबर बने तो दर्पण समतल होगा। कहीं पर भी रखने पर हर स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब बराबर बनता है तो वह आपका दर्पण समतल होगा। यदि वस्तु को दर्पण के समीप रखने पर प्रतिबिंब सीधा व वस्तु से बड़ा बने तथा दूर रखने पर उल्टा व वस्तु से बड़ा या छोटा बने तो वह दर्पण आपका अवतल होगा। और तीसरा है, यदि प्रतिबिंब वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए सीधा तथा वस्तु से छोटा ही बने तो वह आपका
उत्तल दर्पण होगा। इस तरह से हमारा परावर्तन का जो भाग था, ये देखिए उपयोग भी है। गोलीय दर्पण के उपयोग, क्या क्या उपयोग हैं? अवतल दर्पण के उपयोग, गोलीय दर्पण में आपके दोनों हैं, उत्तल और अवतल। बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के काम आता है। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि दाढ़ी बनाने के काम किस दर्पण का करते हैं, तो अवतल दर्पण। देखिए इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो 50 क्वेश्चन थे उसकी भी मैंने वीडियो बना दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। दूसरा है, डॉक्टर प्रकाश की किरणें छोटे अवतल दर्पण से परावर्तित करके आंख, दांत, नाक, गले इत्यादि में डालते हैं, इससे ये अंग भली भांति प्रकाशित हो जाते हैं। तीसरा है, अवतल दर्पणों का उपयोग टेबल लैंपों के शैडो में किया जाता है। और चौथा है, अवतल दर्पण का उपयोग मोटर कारों, रेलवे इंजनों, स्टीमरों तथा सर्च लाइटों में लैंपों में परावर्तक के रूप में होता है। उत्तल दर्पण के उपयोग हैं, यह अंतिम बिंदु है। उत्तल दर्पण का उपयोग गली तथा बाजारों में लगे लैंपों के ऊपर किया जाता है। दूसरा है, उत्तल दर्पण मोटर कारों में ड्राइवर की सीट के पास लगा रहता है, इससे ड्राइवर पीछे से सड़क पर आने वाली सभी गाड़ियों एवं व्यक्तियों के प्रतिबिंब देख सकता है। इस तरह से हमारा जो परावर्तन का भाग था वो समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम लोग अपवर्तन को जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं अपवर्तन में। अपवर्तन भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसे भी आप ध्यान से देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।